लास्ट लेक्चर में जो छोटा सा टास्क आपको मैंने दिया था वो कंप्लीट करें और शुरू करें हम अपना प्रोजेक्ट का पहला मॉड्यूल। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जो कोड आपने लिखा था उस कोड में कुछ दिक्कत थी। जल्दी क्विक, लास्ट लेक्चर में जो आपने कोड लिखा था उस कोड में प्रॉब्लम थी कुछ? यस, प्रॉब्लम ये थी कि आप ऐड तो बहुत अच्छे से कर पा रहे थे लेकिन अपडेशन में आपके कोड में आ रही थी प्रॉब्लम। अपडेट को लेकर दिक्कत थी और उस दिक्कत के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। आई होप आपको याद होंगे। याद है? तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, क्या करना होगा आपको? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको बनाना पड़ेगा एक डीटीओ क्लास का ऑब्जेक्ट, है ना। डीटीओ बड़ा फैंसी सा नाम है ये वही जिसे आप कई बार बीन या पोजो के नाम से भी बनता हुआ देख चुके हैं। डीटीओ कुछ नहीं है, एक ऐसी क्लास जिसके अंदर कुछ इंस्टेंस वेरिएबल होंगे और उन इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज और रिटर्न करने के लिए सेटर और गेटर होंगे। क्लियर है ना? तो सेटर गेटर हमारे लिए लॉम्बॉक बना देगा। यस, हमें सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाने हैं और उन पे वैलिडेशन लगाना है, इतना ही काम है हमारा। तो अपन चलते हैं फटाफट अपने प्रोजेक्ट में, अपने इस ईएमपी एपीआई में, और इस ईएमपी एपीआई में एक बनाते हैं और पैकेज। इस पैकेज का नाम दे देते हैं in.sclive.dto। ठीक उसके बाद इसको करता हूं मैं फिनिश। अब डीटीओ के अंदर आकर मैं क्रिएट करता हूं first and foremost, let's create a class. I'm calling it emp update dto। आप कोई भी नाम दे सकते हैं एज यू विश। मैंने नाम दिया इसको emp update dto। ठीक है, ये emp update dto क्लास। इसके अंदर पहली लाइन एज यूजुअल @data के सेटर गेटर। वेरी गुड। तो यहां लिख देता हूं मैं डेटा। ठीक है, अदर देन दैट इस क्लास के अंदर अपन बनाते हैं कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स। एक तो मेरे को चाहिए प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। स्लाइड्स कहां पर शेयर हो रही हैं? स्लाइड शेयर हो रही हैं वन ड्राइव पे। आपको अभी मैं वन ड्राइव का लिंक प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग हैं, या तो उस चैनल पे लिंक आ जाएगा, नहीं तो मैं अभी चैट पे आपको लिंक प्रोवाइड कराता हूं। तो ये हो गया मेरे पास एक स्ट्रिंग नेम। एक और मैंने डिक्लेयर करा प्राइवेट फॉलोड बाय डबल और सैल। ठीक है, आईडी मेरे को चाहिए नहीं क्योंकि आईडी मेरा कोड करेगा ऑटो जनरेट। ठीक है, सिर्फ मेरे को ये दो चाहिए क्योंकि इन्हीं दोनों के ऊपर मुझे अपनी तरफ से डेटा स्टोर करवाना है। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों पे हमें कोई वैलिडेशन लगाना है? यस, लगाना है। तो पहला पॉइंट, क्या नाम कंपलसरी है? अगर रिकॉर्ड अपडेट होगा तो नाम आएगा ही आएगा? नहीं, इसलिए हम नाम के साथ नॉट ब्लैंक नहीं लगा सकते। तो हम नाम के साथ लगाएंगे साइज एनोटेशन। साइज एनोटेशन किस बात की श्योरिटी लेगा? साइज एनोटेशन इस बात की श्योरिटी लेगा कि अगर नाम होगा तो गिवन कंस्ट्रेंट को फॉलो करेगा। अगर नाम होगा और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। एम आई राइट? यस, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर अगर होगा तो वो गिवन कंस्ट्रेंट को फॉलो करेगा। और नाम मैं मिनिमम अपनी तरफ से कर देता हूं 1 कैरेक्टर। क्लियर? अगर ये कंडीशन वॉयलेट होती है तो मैं यहां सेकंड पैरामीटर पास करता हूं या एट्रीब्यूट पास करता हूं मैसेज, और इसमें मैं कह देता हूं ई कैन नॉट बी एम्प्टी। आया समझ आपको पहला पार्ट? वेरी गुड। इसी तरह से सैलरी, अगर रिकॉर्ड अपडेट होगा तो सैलरी पक्के तौर पे आएगी? नहीं, सैलरी भी पक्के तौर पे नहीं आएगी। कोई गारंटी नहीं है कि आपके कोड के अंदर आप सैलरी देंगे ही देंगे। सही कह रहा हूं? नो गारंटी। पहले अपन जरा फिक्स इंपोर्ट कर लें। डेटा के लिए विल गो टू लॉम्बॉक और साइज के लिए वैलिडेशन फ्रॉम कंस्ट्रेंट पैकेज। ठीक है, अब सैलरी के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगेगा ये बताइए। तो सैलरी के ऊपर आप यूज करेंगे वैलिडेशन के लिए मिन। करेंगे? ग्रेट। मिन के अंदर आप पास करेंगे वैल्यू। जैसा हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया था सैलरी मिनिमम 10,000 होनी चाहिए, तो मैंने कह दिया वैल्यू इक्वल टू 10,000। और इसके हिसाब से मैंने मैसेज सेटअप करा। मैसेज के अंदर मैंने कह दिया सैलरी मस्ट बी एट लीस्ट 10,000। क्या कहते हैं, यहां तक क्लियर?
समझ में आई आपको ये डीटीओ क्लास? ठीक है, वेरी गुड। अब ये डीटीओ क्लास आपने किस पर्पस के लिए बनाई है? ऐड के लिए बनाई है, अपडेट के लिए बनाई है? अपडेट के लिए बनाई है। तो जो आपकी सर्विस क्लास है, कहां गई सर्विस क्लास? ये है ईएमपी सर्विस क्लास। इस सर्विस क्लास के अंदर जो आपने अपडेट ईएमपी मेथड बनाया है, इस अपडेट ईएमपी मेथड को अब आप डिफरेंट पैरामीटर देंगे। रादर देन पासिंग इट ईएमपी, हम इसे क्या पास करने वाले हैं? रादर देन पासिंग इट ईएमपी, हम इसे पास करने वाले हैं ईएमपी अपडेट डीटीओ। और ये एक्चुअल में ईएमपी अपडेट डीटीओ, इसको पास कौन करेगा? ईएमपी अपडेट डीटीओ, इसको पास करने का काम कंट्रोलर करेगा। तो पहले कंट्रोलर को ठीक कर लेते हैं ताकि आप फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन समझ पाए। लेट्स गो टू द कंट्रोलर पार्ट। ये रहा ईएमपी कंट्रोलर। ईएमपी कंट्रोलर में जो आपने अपडेट राउट बनाया हुआ है, इस अपडेट राउट में रिक्वेस्ट बॉडी रहेगा? जल्दी बोलिए, रहेगा? वैलिड भी रहेगा? वैलिड, वैलिड बिल्कुल रहेगा। रिक्वेस्ट बॉडी भी रहेगा, वैलिड भी रहेगा। अच्छा, वैलिड से क्या होगा और रिक्वेस्ट बॉडी से क्या होगा? वैलिड से हम ये कह रहे हैं कि जो डेटा आएगा उसको वैलिडेट करना है। क्यों वैलिडेट करना है? क्योंकि अपन लोगों ने जो हमारी डीटीओ क्लास बनाई है उसमें यूज करें दो एनोटेशंस। सही कह रहा हूं? और ये जो दो एनोटेशन आपने यूज करे हैं, ये काम तभी आएंगे जब आप कंट्रोलर को बोलेंगे कि इनकमिंग डेटा को वैलिडेट करना है। ठीक है, अगर कंट्रोलर ने इनकमिंग डेटा को वैलिडेट नहीं करा तो फिर जब आप रिकॉर्ड सेव करेंगे तो फिर एक्सेप्शन आएगी जेपीए की। वेरी गुड। कौन सी एक्सेप्शन? क्या नाम था? भूल गए? क्या नाम था? जेपीए ने कौन सी एक्सेप्शन दी थी रिकॉर्ड को सेव करते वक्त? क्या कहा था उसने? मेथड? नहीं, एक्सेप्शन का नाम पूछ रहा हूं नितिन। वेरी गुड। एंटिटी नॉट फाउंड? नहीं, कुछ भी गलत बात। यस, ट्रांजैक्शन सिस्टम एक्सेप्शन। वो जो एक्सेप्शन दे रहा था, इट वाज ट्रांजैक्शन सिस्टम एक्सेप्शन। जेपीए की तरफ से एक्सेप्शन आ रही थी। क्लियर? तो वो एक्सेप्शन अपन को नहीं चाहिए, तो अपन पहले ही अपने लेवल पे डेटा को वैलिडेट कर लें। इज दिस क्लियर? ठीक है, अगर ये वैलिडेशन पास हुआ तो ही सर्विस कॉल होगा। यस, और क्या ये वैलिडेशन तब पास हो जाएगा जब ई नेम हो लेकिन सैलरी ना हो जाएगा। क्या ये वैलिडेशन तब पास हो जाएगा जब नेम हो, जब सैलरी हो लेकिन नेम ना हो जाएगा? मतलब दोनों में से एक भी डेटा अगर मौजूद है तो ये वैलिडेशन पास हो जाएगा। वेरी गुड, है ना? इसलिए अपन ने यहां पर यूज करा है एनोटेशन वैलिड। इसके बाद पैरामीटर टाइप को आप चेंज करेंगे। रादर देन ईएमपी, ये क्या होगा? रादर देन ईएमपी, ये होगा ईएमपी अपडेट डीटीओ। और अपन इसका भी नाम दे देते हैं ईएमपी डीटीओ। ईएमपी डीटीओ। अब अगर ये ईएमपी अपडेट डीटीओ है तो जो आपने सर्विस मेथड बना रखा है, सर्विस क्लास के अंदर जो अपडेट करने के लिए मेथड बनाया है, उसका भी पैरामीटर टाइप चेंज होगा। होगा ना? तो ये भी हो जाएगा ईएमपी अपडेट डीटीओ एंड दिस विल बी ईएमपी डीटीओ। ये भी समझ आ रही है मेरी बात? बहुत बढ़िया। ये सर्चिंग ऐसे ही होगी। अभी भी अपडेट करने से पहले रिकॉर्ड सर्च करोगे? जवाब है हाँ, अभी भी अपडेट करने से पहले रिकॉर्ड सर्च करेंगे। अभी भी अगर एम्प्लॉय, इस आईडी का एम्प्लॉय नहीं मिला तो नो सच एम्प्लॉय एग्जिस्ट एक्सेप्शन ही थ्रो करेंगे अपन। यस, तो ये वाला पार्ट हमारा सेम रहेगा। लेकिन अब इसके बाद हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? तो आप आंख बंद करके ये गेट नेम नहीं दे सकते। ये जो ईएमपी डीटीओ डॉट गेट नेम आप लिख रहे हैं और ईएमपी डीटीओ डॉट गेट सैल लिख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम है? जल्दी, क्या इसमें प्रॉब्लम है? एक मिनट, लेट मी मेक इट ई नेम। आई थिंक मैंने नेम कर दिया है क्या वहां? यस, लेट्स मेक इट ई नेम। ठीक है, तो आपके इस कोड के अंदर प्रॉब्लम है? तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है आपके इस कोड में। अगर आप नल चेक नहीं करेंगे तो नल इंसर्ट होगा, और नल इंसर्ट होगा तो जेपी एक्सेप्शन देगा। यस, तो मुझे इससे पहले कि मैं नाम सेट करूं, मुझे ये श्योरिटी लेनी चाहिए। इफ ईएमपी डीटीओ डॉट गेट ई नेम इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो ही इसको सेट करो। क्या कहना है आपका? इफ समझ आया? ठीक है, इसी तरह से इफ ईएमपी डीटीओ डॉट गेट सैल इज नॉट इक्वल टू नल, अगर सैलरी नल नहीं है तो सैलरी सेट करो।
सही है, क्लियर है, आ रहा है समझ? ठीक है, अब मुझे बताइए, जब आपका कंट्रोलर एक्सेप्शन जनरेट करेगा, करेगा कंट्रोलर एक्सेप्शन जनरेट, अगर वैलिड वाला या वैलिडेशन फेल हुआ तो गुड, वो कौन सी एक्सेप्शन होगी? वो कौन सी एक्सेप्शन होगी जो आपका कंट्रोलर जनरेट करेगा? क्या नाम था एक्सेप्शन का? एक्सेप्शन का नाम मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। अगर आपने क्लास मिस ना करी हो तो मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। क्लियर? बिल्कुल ठीक। तो अब आप नोटिस करिए, ये जो कोड आपने लिखा है मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ये कर लेगा इसको हैंडल? ये चल जाएगा। ये तब भी चल जाएगा जब ऐड के दौरान डेटा वॉयलेट होगा, और ये तब भी चल जाएगा जब अपडेट के दौरान डेटा वॉयलेट होगा। सही कह रहा हूं, है ना? और टू बी ऑन द सेफर साइड, कोर जावा याद करिए, जब आप ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगाते हैं तो आपको एक एडवाइस दी जाती है कि लास्ट वाला कैच ऐसा रखिए जो सबके फेल होने पर चल जाए और एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचा ले। वो कौन सा कैच हुआ करता था? वो कैच हुआ करता था एक्सेप्शन का कैच। सो अपने कोड को और बेटर बनाने के लिए आप स्प्रिंग में भी सेम तरीका अपनाएंगे। मतलब इस कोड को अगर मैं कॉपी करता हूं, इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है, यहां पर पेस्ट करा, और यहां ये जो वैल्यू में नो सच ईएमपी एग्जिस्ट एक्सेप्शन है, इसकी जगह अपन डाल देते हैं एक्सेप्शन डॉट क्लास। आ रहा है मेरा कोड समझ में जो मैं चेंज कर रहा हूं? ठीक है, अगर कुछ नहीं हैंडल हुआ तो कम से कम इससे तो एक्सेप्शन हैंडल हो ही जाएगी। क्लियर? और नोटिस करिए, ये जो आपका मेथड है, इस मेथड को मैं बोल देता हूं हैंडल एक्सेप्शन। ठीक है, पैरामीटर टाइप इसकी मैं कर देता हूं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है तो ये सबको हैंडल कर लेगी ना, चेक अनचेक सबको कर लेगा ना। रन टाइम एक्सेप्शन भी आई तो भी हैंडल हैंडल हो जाएगी, एक्सेप्शन आई तो भी हो जाएगी, कोई भी एक्सेप्शन आएगी हो जाएगी हैंडल। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि इस केस में आप जो मैसेज रिटर्न करें, एरर कोड वो सही हो, और एरर कोड नॉट फाउंड की जगह आपको रिटर्न करना चाहिए इंटरनल सर्वर एरर। कौन सा? इंटरनल सर्वर एरर। मतलब ये जो एक्सेप्शन आ रही है, ये आपके कोड में ही किसी प्रॉब्लम के कारण आ सकती है, या आपके सर्वर में कोई इशू होगा इस कारण से आ सकती है। तो यूजर को एरर कोड सही जाना चाहिए, एंड दिस विल बी इंटरनल सर्वर एरर डॉट वैल्यू। आ रहा है समझ? कितना होता है इसका एरर कोड? खूब देखा होगा एडवांस जावा में आपने इसको। इसका एरर कोड होता है 500। ये वही है, बस यही इंटरनल सर्वर एरर यहां भी आप कर दीजिए पास। क्या कहते हैं? अभी कोड सही है, परफेक्ट? यस और नो? जल्दी जल्दी क्विक, कोड सही है? नहीं है सही, कोड में एक दिक्कत है, बट वो दिक्कत अभी एग्जीक्यूशन के वक्त आपको दिखाऊंगा मैं। फिलहाल रन करें, जो चेंजेस कर रहे हैं उसके हिसाब से। चलिए फिलहाल कोड रन करते हैं। और कौन से बैकएंड से कनेक्टेड है हम? हमारे डेटाबेस का नाम है कंपनी डीबी। ओके, सो मैं माई एसक्यूएल लॉन्च करता हूं। ये आपकी ईएमपी टेबल का डेटा। ठीक, तो कोड को रन करते हैं अपन। एम्प्लॉय एप्लीकेशन, लेट्स रन इट। सेव हो ही गई है, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। जितने ये स्टार्ट हो, पोस्टमैन लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये था आपका एम्प्लॉय अपडेट का इंटरफेस। अब हम एम्प्लॉय आईडी 4 वाले एम्प्लॉय का नाम अपडेट करते हैं। ठीक, तो मैं यहां से पास करता हूं ई नेम। ई नेम के लिए मैंने वैल्यू पास कर दी संदीप। सुरेश की जगह संदीप करना है मुझे। और संदीप की मैंने सैलरी पास कर दी, मान लीजिए 34,000।
नाम पास करा संदीप, सैलरी पास कर दी 34,000, राउट में अपडेट का ले रहा हूं। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ऑन दिस सेंड बटन, बैकएंड से इंटरेक्शन होगा, एम्प्लॉय अपडेट हो जाएगा। चेक कर लें अगर हम, तो संदीप का रिकॉर्ड प्रॉपरली अपडेट हो गया है। ये तो पहले भी हो रहा था ना, जब हमने ये सारे चेंजेस नहीं करे थे, है ना। ठीक है, अब मैं सिर्फ ई नेम अपडेट करता हूं और संदीप की जगह राजीव कर देता हूं। ठीक है, अपडेट होना चाहिए, सैलरी सेम रहनी चाहिए, रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ संदीप आई शुड गेट द नेम एज राजीव। हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब मैं अगर बैकएंड पे जाकर चेक करूं, आई एम गेटिंग राजीव, सैलरी नहीं भी दी तो प्रोग्राम ने प्रॉब्लम नहीं दी। ठीक है, अब मैं सैलरी देता हूं पर ई नेम नहीं देता हूं। तो मैंने सैलरी दी और सैलरी मैंने 4,000 दी, एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी। अगर सैलरी 4,000 दे रहा हूं तो बिल्कुल हो जाएगी, प्रोग्राम प्रॉपरली बोल देगा सैलरी मस्ट बी एटलीस्ट 10,000। तो ये भी कोड बढ़िया चल रहा है। सैलरी 4,000 की जगह 14,000 दे दूं, रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा 14,000 सैलरी पे। हाँ जी, वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मैंने सैलरी और ई नेम दोनों हटा दिए, क्या अब रिकॉर्ड अपडेट होगा? क्या लगता है आपको? ई नेम और सैलरी दोनों उड़ा दिए मैंने, क्या अब रिकॉर्ड अपडेट होगा? रजत को लग रहा है नहीं होगा और नमन को लग रहा है हाँ, पुरानी वैल्यूज के साथ हो जाएगा। ओके ओके, वेरी गुड। अब जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं, आप नोटिस करिए मैसेज आ रहा है ईएमपी अपडेटेड सक्सेसफुली। टेक्निकली ये मैसेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? टेक्निकली ये मैसेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि क्या आप इस रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करना चाहेंगे कि मैं अपडेट फायर करूं और कुछ ना दूं? आई एग्री, अगर आप बैकएंड पे जाकर देखेंगे तो आपका डेटा करप्ट नहीं हुआ होगा, अभी भी आपके पास राजीव और 14,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन लॉजिकली दिस शुड जनरेट एन एरर मैसेज ना, यस और नो, है ना। तो वो कैसे लाऊं, जल्दी बताइए, क्या करूं, कहां करूं? अगर दोनों ब्लैंक आए, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा, यस रजत, बिल्कुल ठीक, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोड यूजर को ये बोले कि एम्प्लॉय अपडेट हो गया है। मैं चाहता हूं मेरा कोड ये बोले एटलीस्ट पास वन फील्ड, या मेरा कोड ये बोले एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ब्लैंक, सम एरर मैसेज। तो अब इसके लिए मुझे इस इफ के बाद और इन दोनों इफ के पहले एक एंड लगाकर कंडीशन देखनी चाहिए। इफ emp dto dot get ename double equals to null and emp dto dot get sal डबल इक्वल्स टू नल, अगर ऐसा है तो क्या करूं? तो क्या करूं? वेरी गुड, तो थ्रो कर दिया जाए। क्या? थ्रो न्यू। कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करूं? मेथड आर्ग्यूमेंट? नहीं। क्या यूजर ने डेटा गलत दिया है या डेटा ही नहीं दिया है? डेटा ही नहीं दिया है। इट्स ऑलवेज गुड, इस तरीके के जेनेरिक सिचुएशंस के लिए आप हमेशा यूज करें रन टाइम एक्सेप्शन। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, आप इसको यूज करिए। आप ये बताइए जो रन टाइम एक्सेप्शन है, क्या इसको सर ये डीटीओ पर भी यूज कर सकते हैं? कहां? डीटीओ पर कहां? मैं नितिन कोड लिख लूं फिर आपको अनम्यूट करता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख दूंगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट नॉट अलाउड फॉर अपडेशन, एम्प्टी ऑब्जेक्ट नॉट अलाउड फॉर अपडेशन। ठीक है, इस चेंज के साथ अगर मैं एप्लीकेशन को दोबारा चलाऊं, ये मैंने कोड सेव करा, एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। वेरी गुड। अब अगर मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजूंगा तो मुझे रेस्पॉन्स कोड 200 मिलेगा? नहीं, मुझे एरर मैसेज मिलेगा। क्या रेस्पॉन्स कोड आएगा? 404। वेरी गुड इशू, मुझे अब रेस्पॉन्स कोड मिलना चाहिए 500। क्यों 500 मिलना चाहिए? क्योंकि वो दोनों कैच, सारे हैंडलर फेल हो जाएंगे और लास्ट वाला हैंडलर चलेगा जो ये कह देगा रेस्पॉन्स कोड इज 500 एंड मैसेज स्ट्रिंग इज एम्प्टी ऑब्जेक्ट
नॉट अलाउड फॉर अपडेटिंग। आया समझ अपडेट राउट्स? क्लियर? यस यस रजत, बाय मेकिंग लिटिल बिट चेंजेस इन द एनवायरमेंट। वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। पोस्टमैन में कुछ ट्वीक्स होते हैं, वो करके आप ऐसा कर सकते हैं। नितिन आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप कुछ कह रहे थे कि डीटीओ में हैंडल नहीं कर सकते क्या? बोलिए। हेलो। हाँ जी नितिन बोलिए। सर वो ब्लैंक का चेक अपन ने सर्विस पे लगाया है सर, वो डीटीयू लेवल पे कैसे इस लगाओ? नोट ब्लैंक पे नहीं लग सकता क्या? दिक्कत हो जाएगी ना। नॉट ब्लैंक किस पे लगता है पहले तो ये बताओ, डबल पे कि स्ट्रिंग पे? स्ट्रिंग्स पे। और अगर वो स्ट्रिंग पे लग गया तो फिर ये कंपलसरी हो जाएगा कि ई नेम अपडेट होना ही चाहिए। हम्म, अगर यस। नॉट ब्लैंक लगा दिया तुमने, नॉट ब्लैंक ही तो लगाया हुआ था हमने जब हम लोग मेन ईएमपी क्लास बना रहे थे। देखो जो हमारी मेन एंटिटी क्लास है उस पे नॉट ब्लैंक ही तो लगा हुआ है ई नेम पे। चेक करो। अच्छा अच्छा, वो कैसा थोड़ी नॉट ब्लैंक लगा कंफ्यूजन हुआ हो है। गई थी। हम्म। हम ये चाहते हैं कि यूजर को फोर्स ना करें कि अपडेट करते वक्त एम्प्लॉय नेम अपडेट करना ही है। नहीं करना है मत करो, इसलिए अपन ने वह नॉट ब्लैंक हटा दिया है। ओके सर, गॉट इट। क्या फर्क रहा नॉट ब्लैंक और साइज में? सॉरी क्या फर्क रहा नॉट ब्लैंक और साइज इन दोनों में? सर, नोट ब्लैंक पे अपन स्ट्रिंग्स पे कर सकते हैं, साइज से लाइक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। साइज भी स्ट्रिंग पे ही है। फर्क ये रहा कि नॉट ब्लैंक इस बात की श्योरिटी लेगा कि ये फील्ड आपके रिकॉर्ड में होनी ही चाहिए क्लाइंट की तरफ से जब रिकॉर्ड आएगा। अच्छा जबकि अच्छा, ओके। साइज कहेगा ये फील्ड हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, लेकिन हम्म। अगर हो तो मिनिमम साइज को फॉलो करे। ओके, गॉट इट। हाँ जी ऑल क्लियर? आप फटाफट जवाब दीजिए मुझे, सब समझ में आ गया? एम्प्लॉय एपीआई कंप्लीट हमारी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन द रियल टास्क, दैट इज योर एक्चुअल प्रोजेक्ट। अब एक्चुअल प्रोजेक्ट क्या है ये सबको पता है, बताने की जरूरत तो नहीं है। व्हाट वी आर गोइंग टू डेवलप इज एन एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड एज वोट इजी, जो एक ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम को इमिटेट करने का काम करेगी। तो एप्लीकेशन का मैंने डेमो आपको दे दिया था, ठीक है? अगर आपने मिस कर दिया हो तो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोडेड है, फर्स्ट लेक्चर आप उसको देखिएगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो एप्लीकेशन क्या फंक्शनैलिटी अचीव कर रही है। मैं सीधे इंप्लीमेंटेशन पे आता हूं। तो सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज या कौन कौन सी क्लासेस या कौन कौन सी टेबल्स होंगी, याद है आपको? कितनी होंगी, कितनी क्लासेस, कितनी टेबल? वेरी गुड, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होंगी 4 क्लासेस। ठीक है, कौन कौन 4 क्लासेस और किसका क्या रूल है? ये होगी वोटर क्लास, ये सारा वोटर से रिलेटेड मैनेजमेंट करेगी। दूसरी होगी कैंडिडेट, ये सारे कैंडिडेट्स का डेटा मेंटेन करेगी। तीसरी होगी वोटिंग, वोटिंग लॉजिक तो मैंने सिंपल लिखा है, एक्चुअल में क्लास का नाम है वोटिंग या मे बी वोट, एक्चुअल में इसका नाम वोट दूंगा। तो ये जो वोट क्लास है ये क्या मैनेज करेगी? ये वोटिंग करवाएगी। यस बिल्कुल नमन, यही वोटिंग करवाएगी। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है सर वोटिंग तो वोटर करेगा, बिल्कुल ठीक, वोटिंग वोटर करेगा, लेकिन वोटर और कैंडिडेट में कोई रिलेशन रखोगे? नहीं रखोगे। लेकिन जब वोट पड़ेगा तो अब पता पता लगना चाहिए कौन से वोटर ने कौन सी कैंडिडेट को वोट डाला। तो ये रिलेशन कौन मेंटेन करेगा? ये रिलेशन वोट क्लास मेंटेन करेगी। इसलिए बीच में एक वोट क्लास आएगी जिसके पास दोनों रहेंगे। जी बिल्कुल, मैपिंग बिटवीन वोटर एंड कैंडिडेट। तो अच्छे से आप लोग रिलेशनशिप्स रिवाइज करके आए, दो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आज हो सकता है ज्यादा यूज ना हो, लेकिन अगले लेक्चर में होगी, मैं बता देता हूं। 1 to 1 पढ़ लीजिएगा और मैनी टू वन पढ़ लीजिएगा। ये दो लगेंगे आपके प्रोजेक्ट में, 1 to 1 और मैनी टू वन या 1 to many। ठीक है, और कौन सी पढ़िएगा, यूनिडायरेक्शनल के बाई डायरेक्शनल? तो पढ़कर आइएगा बाई डायरेक्शनल, अपन बाई डायरेक्शनल यूज करेंगे। फर्क याद है यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल में? फर्क याद है, वेरी गुड। बाई डायरेक्शनल में दोनों एंड से ऑपरेशंस होते हैं और यूनिडायरेक्शनल में ऑपरेशन एक एंड से होता है। यूनिडायरेक्शनल में सिर्फ एक को पता होता है रिलेशनशिप, बिल्कुल सही, रिलेशनशिप की अवेयरनेस एक को होती है। बाई डायरेक्शनल में दोनों को रिलेशनशिप के बारे में पता होता है। क्लियर? चलूं आगे? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एग्जैक्ट एंटिटीज हमारी किस नाम से बनेंगी वो देख लें। एग्जैक्ट एंटिटीज या यूं कह लीजिए एग्जैक्ट
एंटिटी क्लासेस हमारी बनेगी वोटर, कैंडिडेट, वोट और इलेक्शन रिजल्ट। इसके बारे में तो बात ही नहीं की अपन ने। ये क्या करेगी? वेरी गुड, ये रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, है ना। तो इसको हम लास्ट में यूज करेंगे, जब पूरी वोटिंग हो जाएगी तब हम इसकी सर्विस यूज करेंगे और ये हमें फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करके देगी। ऐसा कुछ, यस ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, हम अपने डेटाबेस और मॉडल्स को डिजाइन करें। सही मायनों में डेटाबेस डिजाइन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, जेपीए कर देगा, करेक्ट। लेकिन पता होना चाहिए आपको कि उस डेटाबेस में क्या क्या कॉलम्स और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो पहले मैं आपको टेबल लेवल पे चीजें समझाऊंगा। एक बार टेबल लेवल पे चीजें समझ में आ गई, फिर अपन क्लास बनाना शुरू करेंगे। ऐसा कर लें, है ना। पहले मैं आपको एसक्यूएल की टेबल्स दिखाता हूं जो हमारे कोड में लगने वाली है, ठीक है। अदर देन दैट हमको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, वो मैंने आपको बता ही दिया। कहां पर हम रिलेशनशिप एसक्यूएल में जाकर करेंगे या हम रिलेशनशिप जावा के अंदर करेंगे? वेरी गुड, हम जावा के अंदर करेंगे और इसीलिए हमको यूज करने हैं वन टू वन और वन टू मेनी या मेनी टू वन एनोटेशन, ठीक है। उसके बाद बैकएंड लॉजिक होगा जो हमारे क्रूड ऑपरेशंस होंगे। बड़े मजेदार से कुछ लॉजिक बेस्ड कोड हमें लिखने पड़ेंगे, जैसे वो विनर डिक्लेयर करना, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कोड होगा जो हमको बताना है। वोट कास्ट करना, ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग लॉजिक होगा जो हमको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। एंड फाइनली जो अपन ने अभी पिछले 2-4 लेक्चर में पढ़ा, कैसे आप अपने कोड में हैंडल करेंगे एक्सेप्शंस और कैसे लगाएंगे वैलिडेशन। जरूरत है वैलिडेशन की? बिल्कुल जरूरत है। जब आपका वोटर रजिस्टर करेगा तो ईमेल देगा, ईमेल गलत दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। जब आपका कैंडिडेट अपने आप को रजिस्टर करेगा तो पार्टी का नाम देगा, ऐसा हो सकता है बिना पार्टी के कैंडिडेट रजिस्टर हो जाए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना नमन। हो तो जाएगा लेकिन होना नहीं चाहिए ना। अगर एक कैंडिडेट नाम की क्लास है तो पार्टी तो होगी, बिना पार्टी के कैंडिडेट कहां से बन जाएंगे? ठीक है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या क्या कंपोनेंट्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर लग रहे हैं, क्या क्या टेक स्टैक लग रहा है, आप बताओ क्या क्या टेक स्टैक लग रहा है। जावा कौन सा वर्जन लग रहा है? जावा कौन सा वर्जन लग रहा है? बिल्कुल वी कैन यूज, वी कैन यूज। ओके मोना, वी कैन यूज, बट मैं यूज नहीं करूंगा, मैं सिंपल वैलिडेशन लिए हूं। आप रेजेक्स लगा सकते हो क्योंकि मुझे लगता है सबने रेजेक्स नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं रेजेक्स का कोड लिख भी दूंगा ना, पीपल विल गेट कंफ्यूज। ऑल्दो आपको इसमें रेजेक्स लगाना चाहिए ईमेल वैलिडेशन के लिए, ठीक। चलिए सुनिए ध्यान से। तो जावा मिनिमम 17। वाई मिनिमम 17? क्योंकि जो आप यूज कर रहे हैं स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं अपन? अपन स्प्रिंग बूट 4 आ गया, स्प्रिंग बूट का 6 आ गया? अरे नहीं भाई, स्प्रिंग का आया है 6.2.5, स्प्रिंग का 7 आने वाला है, राइट। होपफुली इस साल जुलाई तक स्प्रिंग 7 आ जाएगा। तो स्प्रिंग बूट का हम लोग यूज कर रहे हैं 3 और स्प्रिंग का यूज कर रहे हैं 6। और स्प्रिंग 6 और स्प्रिंग बूट 3 मिनिमम डिपेंडेंसी जावा के कौन से वर्जन पे रखते हैं? मिनिमम डिपेंडेंसी जावा 17 पे रखते हैं। तो एक तो हम लोग यूज करेंगे जावा 17, ठीक है। देन स्प्रिंग बूट 3 यूज करेंगे, वो तो है ही है। इसके अलावा बैकएंड कौन होगा हमारा? डेटाबेस, डेटाबेस हमारा माई एसक्यूएल होगा, राइट। देन हम एसक्यूएल क्वेरीज कैसे लिखेंगे? हम एसक्यूएल क्वेरीज कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। एसक्यूएल क्वेरीज ना लिखनी पड़े इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्प्रिंग डेटा जेपीए, राइट। डिपेंडेंसीज कौन मैनेज करेगा? डिपेंडेंसीज मैविन मैनेज करेगा, मैविन यूज करेंगे हम। क्लाइंट कौन होगा हमारा? क्लाइंट हमारा फिलहाल पोस्टमैन होगा। बाकी मैं आपको यूआई दे दूंगा, आप चाहें तो इसका फ्रंट एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ भी जनरेट कर सकते हैं। और मैं बता दूंगा आप अपने फ्रंट एंड को स्प्रिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब जब फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट होता है एक स्पेशल एक्सेप्शन आती है। नहीं नहीं, एक एक्सेप्शन आती है, कॉर्स एरर जिसको बोलते हैं, है ना। वो एरर आपको समझनी पड़ेगी क्यों आती है और वो कैसे हैंडल होती है। क्योंकि अगर आप फ्रंट एंड लेंगे तो फ्रंट एंड अलग सर्वर पे चलेगा ना, है ना। जैसे अगर आपको याद हो, आप अगर जावास्क्रिप्ट में फ्रंट एंड ले रहे हैं तो उसका सर्वर अलग होगा, स्प्रिंग बूट का सर्वर अलग होगा। जावास्क्रिप्ट आपके अलग लाइव सर्वर पे चलेगी, स्प्रिंग बूट अलग लाइव सर्वर पे चलेगा, बैकएंड पे ही हैंडल होगी। उन्नति कोर्स बैकएंड पे ही हैंडल करते हैं अपन, फ्रंट एंड पे कुछ नहीं करते हैं। प्रॉब्लम फ्रंट एंड को नहीं है। रिजेक्ट कौन होगा? फ्रंट एंड रिजेक्ट होगा कि बैक एंड रिजेक्ट होगा? होगा होगा होगा।
रिजेक्ट होगा फ्रंट एंड और करेगा बैक एंड। आ रहा है समझ? रिक्वेस्ट कौन भेजेगा? अच्छा ही बताओ। फ्रंट एंड ही भेजेगा ना, तो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कौन करेगा? बैक एंड ही करेगा ना। तो बैक एंड को ये बोलना पड़ेगा ना कि इस वाले फ्रंट एंड को अलाउ करो, रिक्वेस्ट अगर इस वाले फ्रंट एंड से आ रही है तो अलाउ करो। बिल्कुल नितिन, बिल्कुल प्लगइन से हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो प्लगइन आप कितने सारे फ्रंट एंड पे डालोगे? आप सोचो, एक फ्रंट एंड आपका मोबाइल है, एक फ्रंट एंड आपका जावास्क्रिप्ट है, एक फ्रंट एंड आपका रिएक्ट है। डोंट यू थिंक अगर फ्रंट एंड के ऊपर आप ये प्लगइन्स डालोगे, लॉट मेनी प्लगइन्स नीड टू बी इंस्टॉल्ड। इट्स बेटर ना कि बैक एंड पे हम लोग एक छोटा सा एनोटेशन लगाना है, कोर्स, बस कुछ नहीं करना। एक छोटा सा एनोटेशन लगाना है, उस एनोटेशन के अंदर आपको देना है कि आपको कौन कौन से यूआरएल्स अलाउ करने हैं। बिल्कुल। आप जिसको बताओगे उसको अलाउ कर देगा नमन। ठीक है, ओके, चलो आगे। यहां तक क्लियर हो गया? गुड। चलिए, अब सबसे पहला काम, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसको करते हैं क्लोज। नया प्रोजेक्ट, सो विल गो फॉर अ न्यू वर्क स्पेस। तो मैं मशीन की डी ड्राइव में बना रहा हूं एक नई वर्क स्पेस, एंड आई एम कॉलिंग इट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट 2025। Okay, let's select this workspace, and this will be our workspace to be used for remaining of the lectures. Then we'll go for our application, Spring Boot Starter Project. एप्लीकेशन का नाम जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आई एम यूजिंग द सेम नेम, बोट इजी। ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट बताइए डिपेंडेंसीज क्या क्या ऐड होंगी? कितनी? एक दो तीन चार पांच, कितनी टोटल? कितनी टोटल गिन के बताओ, कितनी डिपेंडेंसीज ऐड होंगी? वेरी गुड, 5 डिपेंडेंसीज ऐड होंगी। ठीक है, 5 डिपेंडेंसीज में एक तो स्प्रिंग वेब चाहिए, समझते चलिएगा जी, स्प्रिंग वेब चाहिए। ठीक है, इसके अलावा स्प्रिंग डेटा जेपीए चाहिए। यस, स्प्रिंग डेटा जेपीए चाहिए, स्प्रिंग डेटा जेपीए, ये रहा। ठीक है, 2 ऐड हो गई। तीसरी, डेटाबेस आपका माई एसक्यूएल है, तो माई एसक्यूएल ड्राइवर भी चाहिएगा। यस, माई एसक्यूएल ड्राइवर भी चाहिएगा। कोड बनाते बनाते हम टेस्ट भी करेंगे, कोड बनाते बनाते टेस्ट भी करेंगे। तो हम नहीं चाहेंगे कि बार बार सर्वर स्टॉप करना पड़े। इससे बचने के लिए हम यूज करेंगे स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। राइट, विल गो फॉर स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। स्प्रिंग, सॉरी, नेक्स्ट, ये हो गया हमारा फिनिश। ठीक, लॉम्बॉक रह गया, नो प्रॉब्लम, लॉम्बॉक को अपन अलग से ऐड कर देंगे, नो इश्यूज, लॉम्बॉक अलग से ऐड हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, तो लॉम्बॉक ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं आपके प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या होगा, यानी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। जब तक अपन को प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, यानी टेबल्स का रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगी, तब तक अपन नहीं लिख पाएंगे प्रॉपर तरीके से इनके बीच का कोड। So let me open next presentation.
ठीक, समझिए। सबसे पहले ये होगी आपकी, बिल्कुल बिल्कुल वैलिडेशन पे भी आ रहा हूँ, डोंट वरी, वैलिडेशन पे भी आ रहा हूँ, वो भी लेते हैं अपन। सबसे पहले टेबल का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये होगी आपकी वोटर टेबल। वोटर टेबल के अंदर अच्छे से समझिएगा कौन कौन से कॉलम्स रखे जाएंगे और वो किस तरह से आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से। सबसे पहले तो हर वोटर की एक आईडी होगी, यस और नो? यस, हर वोटर की एक आईडी होगी। क्या ये आईडी प्राइमरी की होगी? यस, ये आईडी प्राइमरी की होगी। क्या ये आईडी ऑटो जनरेट होगी? यस। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जैसे एम्प्लॉय आईडी मैनेज हुई थी ऐसे वोटर की आईडी मैनेज हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, तभी आप आगे का फ्लो समझ पाएंगे। देन हर वोटर का नाम होगा। यस, हर वोटर का नाम होगा जो क्लाइंट पास करेगा रजिस्टर करते वक्त। बिल्कुल, क्लाइंट पास करेगा रजिस्टर करते वक्त। आईडी भी क्लाइंट पास करेगा या आपकी एप्लीकेशन खुद जनरेट करेगी? तो जवाब है एप्लीकेशन जनरेट करेगी, आईडी क्लाइंट पास नहीं करेगा। अच्छा, ईमेल क्लाइंट पास करेगा? यस, ईमेल क्लाइंट पास करेगा। हर रजिस्टर्ड वोटर का एक ना एक ईमेल होना चाहिए। ये भी क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक फील्ड और होगी जो ये कंट्रोल करेगी कि वोटर ने वोट डाला है कि नहीं डाला है। ऑब्वियस सी बात है, जब वोटर रजिस्टर करेगा तो ये जो हैज वोटेड है ये फॉल्स ही होगा। इनिशियली तो इसको फॉल्स ही रखना है। वेरी गुड। क्या ये कंपलसरी फील्ड होगी वोटर के रजिस्ट्रेशन के दौरान? नहीं होगी। अगर ये कंपलसरी फील्ड हो गई तो आप अननेसेसरी क्लाइंट से बोलेंगे कि वोटर को रजिस्टर करते वक्त बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है। ऑब्वियस सी बात है, रजिस्टर करते वक्त तो फॉल्स ही होगी ना, जब वोटिंग होगी तब तो वोट डालेगा ये। ठीक है। दूसरी बात, ये जो आप वोट आईडी देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो वोट आईडी है ये क्या मेंटेन करेगी? फटाफट बताइए। ये वोट आईडी ये बताएगी कि इस वोटर ने कौन से कौन सा वोट डाला है। हर नहीं, किसको नहीं, किसको तो कैंडिडेट हो जाएगा, किसको से मतलब नहीं है। इससे हम ये मेंटेन करेंगे कि ये पर्टिकुलर वोटर के पास जो वोट है उस वोट की आईडी क्या है। मतलब हर वोट की एक आईडी होगी। ये बात समझ रहे हैं आप? हर वोट की अपने आप में एक आईडी होगी। और हमारा कोड क्या मेंटेन करेगा? हमारा कोड ये मेंटेन करेगा कि ये पर्टिकुलर वोटर ने जो वोट डाला है उस वोट की आईडी क्या है। अभी आई बात समझ? ये पर्टिकुलर वोटर ने जो वोट डाला है उस वोट की आईडी अपने आप में क्या है। बात आई समझ? क्लियर हुआ? हाँ जी। वोट टेबल में 3 कॉलम है। वोट टेबल के अंदर एक वोट की आईडी है, एक वोटर की आईडी है और एक कैंडिडेट की आईडी है। आ रहा है समझ? ठीक है। दूसरी बात, ये वाला जो कॉलम है ना, ये वर्चुअल कॉलम है, ये एक्चुअल में आपको नहीं दिखेगा। वर्चुअल है, एक्चुअल में नहीं दिखेगा। मतलब आपको यार टेबल के अंदर तो नजर आ रहा है, ताकि आप बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। आपको याद होगा जब हाइबरनेट इसको क्रिएट करेगा तो वो इसको यूज करेगा। जब हाइबरनेट इसको क्रिएट करेगा तो वो इसको यूज करेगा। यस, लेकिन आपके टेबल में ये होगा? नहीं होगा। समझिएगा, ये टेबल टेबल में नहीं होगा। अभी कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको छोड़ दो। आप तो अभी सिर्फ 4 कॉलम्स में ध्यान दो, आईडी, नेम, ईमेल और हैज वोटेड। ये 4 समझ में आ गए? ये 4 समझ में आ गए? फॉरगेट अबाउट दिस, भूल जाइए आप इसको। ठीक है, आगे बढ़ो। क्लियर? ठीक है। अब आती है नेक्स्ट टेबल, कैंडिडेट टेबल। अच्छा ये बताइए, वोटर टेबल की कोई रिलेशनशिप होगी वोट टेबल से? तो जवाब है हाँ, होगी। 1-to-1 रिलेशनशिप होगी। और 1-to-1 रिलेशनशिप के लिए हाइबरनेट को क्या यहां पर वोट से रिलेटेड जानकारी चाहिए? तब तो हाइबरनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाएगा, है ना? इसलिए अपन को यहाँ पे वोट से रिलेटेड कुछ चाहिए। ऑल्दो एट द ग्राउंड लेवल इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये भी समझ आ रहा है? वेरी गुड। इसके बाद आते हैं अपन सेकंड टेबल पे, विच इज कैंडिडेट टेबल। ठीक है। कैंडिडेट टेबल के अंदर कैंडिडेट की आईडी होगी, यूनिक होगी और आपका कोड जनरेट करेगा। यस। नेम होगा कैंडिडेट का। यस। पार्टी होगी। ठीक है। अब इसमें नेम और पार्टी रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए जाएंगे, है ना? और ये जो आईडी है ये आपका कोड ऑटो जनरेट करेगा। करेक्ट। और ये जो वोट काउंट आप देख रहे हैं, ये वोट काउंट रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया जाएगा, ये आप बाद में सेटअप होगा। बाद में सेटअप होगा। और कब होगा बताइए?
ये तब होगा जब वोट की कास्टिंग होगी। एवरी टाइम अ वोटर विल कास्ट अ वोट, मेरे कोड में मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इस वोट काउंट को कर देना पड़ेगा प्लस प्लस, अगर वोट इस कैंडिडेट को मिला है। आर यू गेटिंग दिस? समझ आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, क्या कैंडिडेट की वोटर से कोई एसोसिएशन या रिलेशनशिप होगी? नहीं होगी। कैंडिडेट की वोट से होगी? हाँ होगी। ठीक है, क्या वोट रिलेशनशिप होगी? क्या एक कैंडिडेट को मल्टीपल वोट मिल सकते हैं? कैन वन कैंडिडेट हैव मल्टीपल वोट्स? यस। तो ये रिलेशनशिप अगर कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन टू मेनी, और अगर वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेनी टू वन। क्या मैं सही कह रहा हूं? कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाएगी वन टू मेनी, बिकॉज वन कैंडिडेट कैन गेट मेनी वोट्स, बट अगर वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेनी वोट्स कैन बी गिवन टू वन कैंडिडेट। ऐसा ही कुछ होगा ये। बहुत बढ़िया। तो हम कौन सा एनोटेशन यूज करेंगे? वन टू मेनी यूज करेंगे कि मेनी टू वन यूज करेंगे? क्या बात है नमन, बिल्कुल सही, दोनों करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है रिलेशनशिप बाई डायरेक्शनल होगी। अगर बाई डायरेक्शनल होगी तो दोनों ही करने पड़ेंगे यूज, है ना? तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है, ध्यान से सुनना, वोट, सॉरी वोटर और वोट, इनकी रिलेशनशिप वन टू वन होगी, वो भी बाई डायरेक्शनल। एम आई राइट? दूसरा, कैंडिडेट और वोट, इनकी रिलेशनशिप कैंडिडेट की तरफ से वन टू मेनी होगी, वोट की तरफ से मेनी टू वन होगी, और बाई डायरेक्शनल होगी। ये बात समझ आई? तब आपको क्लास का कोड समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। ठीक है, आ रहा है क्लियर? ठीक है, अब ये बताइए एसक्यूएल लेवल पे, एसक्यूएल लेवल पे ध्यान से सुनिए, एसक्यूएल लेवल पे जब दो टेबल आपस में कनेक्ट होती हैं तो फॉरेन की दोनों तरफ मेंटेन होती है? नहीं होती है। एक तरफ प्राइमरी होती है, एक तरफ फॉरेन की होती है, दोनों तरफ फॉरेन की रख के क्या करना है? समझ आ रहा है? एक तरफ प्राइमरी की होगी, एक तरफ फॉरेन की होगी। ओके, तो क्या आप मानते हैं वोटर की जो वोटर आईडी है वो वोटर के अंदर प्राइमरी की होगी, पर वो एज अ फॉरेन की यूज होगी वोट में? यस की नो? है ना? कैंडिडेट की जो कैंडिडेट आईडी है वो कैंडिडेट के लिए तो प्राइमरी की होगी, पर वो अगेन वोट में जाकर यूज होगी एज फॉरेन की, और वोट की अपनी प्राइमरी की, वोट की आईडी होगी। ये भी समझ आ रहा है? ओके, तो फिर बाई डायरेक्शनल हम क्यों कह रहे हैं? बाई डायरेक्शनल हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइबरनेट लेवल पे हम वोटर से वोट और वोट से वोटर आ जा सकेंगे। यस, वोटर के थ्रू हम वोट का डेटा निकाल पाएंगे और वोट के थ्रू वोटर का निकाल पाएंगे। सिर्फ ये फैसिलिटी के लिए अपन बोल रहे हैं बाई डायरेक्शनल। ऐसा ही कुछ कैंडिडेट और वोट के बीच में? बहुत बढ़िया, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। जी बिल्कुल, वोट के पास दो फॉरेन कीज होंगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। ऑल इज गुड, क्लियर लिख दीजिए यहां तक। कॉम्पोजिट नहीं होगी, कॉम्पोजिट नहीं होगी, कॉम्पोजिट नहीं होगी नमन। कॉम्पोजिट रख लेंगे तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे हमारे। सर कैंडिडेट के पास भी तो हैज काउंट होना चाहिए, कैंडिडेट खुद को वोट दे सकता है। अगर कैंडिडेट खुद को वोट देगा शोमिल, तो वो एज अ वोटर रजिस्टर करेगा, नॉट एज अ कैंडिडेट। बात सही है कि नहीं? अगर मैं कोई चुनाव लड़ रहा हूं और मैं वोटिंग बूथ पे जाता हूं, पोलिंग बूथ पे जाता हूं, तो मुझे अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाना पड़ेगा या मैं अपना चुनाव चिन्ह लेकर जाऊंगा? मैं तो एज अ वोटर जाऊंगा ना वहां। तो अगर आपको लगता है कि कैंडिडेट भी तो वोट डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है, पर फिर उसको रजिस्टर करवाइए एज अ वोटर, नॉट एज अ कैंडिडेट। सही? हाँ जी नमन, बोलिए। अनम्यूट कर रहा हूं मैं आप। बहुत जरूरी है टेबल्स के बारे में क्लैरिटी होना, तभी मैं कोड की तरफ जा पाऊंगा। बोलिए नमन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नमन, बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि जैसे अपन ने वोट में 3 फील्ड्स रखी हैं, हम्म। सर अगर उसकी जगह अपन जैसे अभी तो नहीं रख रहे हैं बट अपन कंपोजिट प्राइमरी की बना के भी रख सकते हैं ना, हाँ रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। क्योंकि वो यूनिक होगी हमेशा मैपिंग दोनों की। हाँ बिल्कुल सही है, उन दोनों की मैपिंग हमेशा यूज होगी।
क्योंकि एक वोटर एक ही वोट डाल पाएगा। ओके। और सर बिल्कुल। हाँ चीज है, जैसे यहाँ अपन वोट अंडरस्कोर काउंट रख रहे हैं हाँ, वोट सर अंडरस्कोर काउंट कहाँ, कैंडिडेट में। कैंडिडेट में, सर ये हाँ, तो हम मैपिंग टेबल से निकाल सकते हैं ना कि उस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, उतने रिकॉर्ड होंगे ना उस टेबल में। किस स्टेप, तो फिर मुझे वेरीफाई करनी पड़ेगी ना उतनी। मैं अभी क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक छोटा सा काम करूंगा कि जितनी बार वोट पड़ेगा हमारे पास इसका सेटर होगा, सेट वोट हम्म। काउंट। मैं इसके सेटर को कॉल करूंगा और उसमें +1 कर दूंगा। ओके सर, और डेटाबेस लेवल पे चेक करना हो तो हम उससे निकाल सकते हैं राइट, मैपिंग डेटाबेस लेवल, टेबल हाँ बिल्कुल सही है, डेटाबेस लेवल पे चेक करना हो तो आप इससे निकाल सकते हैं। उस कैंडिडेट के लेकिन वो कितने फिर आपको रिकॉर्ड। डायनेमिकली हर बार क्वेरी जनरेट करानी पड़ेगी, या हाँ। तो फिर आपको एक क्वेरी बनानी भी पड़ेगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ जब वोट पड़ेगा तो इसका सेटर कॉल करके इसकी वैल्यू को एक एक से इंक्रीमेंट करते जाएंगे, क्योंकि ओके। जब वोट पड़ेगा तो वैसे भी अपडेट क्वेरी फायर होगी। या तो जब वोट पड़ेगा तो अपडेट क्वेरी फायर होगी, कौन अपडेट होगा, जो वोटर के अंदर हैज वोटेड है वो ट्रू होगा जब वोट पड़ेगा, तो क्योंकि वो हाँ, फॉल्स है, होगा ना। इस उस वोट काउंट में +1 उस करेंगे और वोट वोट टेबल काउंट को में एक +1 रिकॉर्ड कर दो, इंसर्ट करेंगे। है ना। स्प्रिंग वैसे भी बैच में अपडेट्स करता है, तो वो एक बैच बना के इस पूरे को भेज देगा। ओके। या ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, और कोई डाउट किसी को, तो मैं चौथी टेबल पे आऊं अगर यहां तक क्लियर है तो रिलेशनशिप रिपीट कर दीजिए। ओके सौरभ, मतलब वोट और वोटर के बीच में ये सारा कुछ, आप माइक ऑन करो, पूछो एग्जैक्टली क्या डाउट है तो मैं उस पर ज्यादा स्ट्रेस दूं। जी सौरभ बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। सर गुड बस इवनिंग। इतना ही करवा दीजिए। वापस से जो बताया मैंने उसे, हाँ हाँ। ठीक है। माइक ऑन जी ऑन रखिएगा, ऑफ मत करिएगा। मैंने ये कहा जी कि सर। हमारे हमारे प्रोजेक्ट में एक वोटर टेबल ओके। है, एक वोट टेबल है। हाँ। इन दोनों टेबल के बीच में मैंने बोला हम 1-to-1 रिलेशनशिप रखेंगे। क्यों रखेंगे, एक वोटर कितने वोट डाल पाएगा, एक बार। एक वोटर एक बार वोट डाल पाएगा, हाँ हाँ। और एक वोट कितने वोटर की तरफ से आएगा, एक वोट एक एक की तरफ से ही है ना एक की जैसे। तरफ से ही आएगा, तो ये 1-to-1 हो गया। हाँ। इसको बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। ओके अब वन सर। टू वन रिलेशनशिप के लिए एक पेरेंट और एक चाइल्ड होगी, हम्म। ठीक है। तो हम वोटर को डेटाबेस लेवल पे, बाकी लोग भी ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा हाइबरनेट में डेटाबेस लेवल की चीजें पलट जाती हैं, याद है। जो डेटाबेस में पेरेंट है वो हाइबरनेट में चाइल्ड मान लिया जाता है, तो ये कहानी अगले लेक्चर में। अभी डेटाबेस लेवल की बात सुना रहा हूँ। डेटाबेस लेवल पे वोटर पेरेंट टेबल होगी, और पेरेंट टेबल के पास हम मेंटेन करते हैं एक प्राइमरी की, वो प्राइमरी ओके की होगी वोटर की आईडी, ठीक है। वोट होगी हमारी चाइल्ड टेबल, इसके अंदर एक फॉरेन की मेंटेन होगी जो हमारे वोटर की आईडी होगी, होनी भी चाहिए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति वोट डाल सकता है जो वोटर के तौर पे रजिस्टर्ड ना हो, नहीं डाल सकता है। तो ये श्योरिटी आप कैसे लोगे कि वोट वो ही डाले जो वोटर के तौर पे रजिस्टर्ड है, वो तभी होगा ना जब ये वाली फॉरेन की इस वाली प्राइमरी की से कनेक्टेड हो। आ रहा है समझ, है ना। वेरी गुड। देन मैंने कहा हमारे पास एक कैंडिडेट भी है, क्या वोट विल बी पेरेंट एट, यस बिल्कुल सही इशू, वोट विल बी पेरेंट एट जेपीए लेवल। और क्यों, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि जब वोट पड़ेगा तो वोट डालने का काम वोटर का होगा, लेकिन वोट डालने का जो कास्ट मेथड है वो हम लोग वोटर में नहीं बनाएंगे, वो हम लोग वोट में बनाएंगे। क्योंकि जब वोट कास्ट होगा तो दो जानकारियां चाहिए ना, वोटर भी और कैंडिडेट भी। इसलिए जो कास्ट करने का मेथड है वो कहां पर आएगा, वोट कास्ट करने का मेथड वोट टेबल के अंदर आएगा, ये समझिएगा इस बात को, ठीक है। इसलिए अपन लोग वोट टेबल को क्या मानकर चल रहे हैं, इसलिए अपन लोग वोट टेबल को मानकर चल रहे हैं पेरेंट। ये आ रहा है समझ, ठीक है। फिर आती है कैंडिडेट की बात, ध्यान से सुनना। क्या वोटिंग में कैंडिडेट का रोल है, वोट देने में नहीं, वोट पढ़ने में कैंडिडेट का रोल है। हाँ, जब वोटर वोट देगा तो यह भी तो बताना पड़ेगा किसको वोट दे रहा है। तो क्या वोट टेबल के पास यह जानकारी आनी चाहिए कि इस वोटर आईडी ने इस कैंडिडेट आईडी को वोट दिया, तो फिर यहां पर एक कैंडिडेट आईडी भी रहेगा। और क्या ये कैंडिडेट आईडी कैंडिडेट टेबल की आईडी से कनेक्ट होगा, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति को वोट नहीं दे सकते जो कैंडिडेट नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं, है ना। तो ये रिलेशनशिप कौन हैंडल करेगा, ये रिलेशनशिप तभी हैंडल होगी जब यहां वाला कॉलम यहां वाले कॉलम से कनेक्टेड होगा।
तो ये पक्की बात है कि वोट टेबल में दो कॉलम तो होंगे, एक वोटर आईडी और एक कैंडिडेट आईडी, करेक्ट? ठीक है, अब ये जो वोट टेबल है इसमें एक आईडी भी हम रखेंगे जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो पर्टिकुलर वोट की आईडी होगा। हर वोट को एक तरह से हम आईडी दे रहे हैं। आ गया, तीनों की रिलेशनशिप समझ आ गई? ठीक है, अब मैंने कहा एक कैंडिडेट को एक वोट मिलेगा कि मल्टीपल मिलेंगे, तो जवाब है मल्टीपल मिल सकते हैं, राइट? अगर मल्टीपल मिल सकते हैं तो क्या वन टू मेनी रिलेशनशिप बनती है कैंडिडेट से वोट की तरफ? यस। और अगर वोट से कैंडिडेट की तरफ देखो तो मेनी टू वन बनती है। अच्छा, क्या हम दोनों तरफ देखेंगे? हाँ, बाई डायरेक्शनल करना है इसलिए दोनों तरफ देखेंगे। अच्छा, ऊपर वाले में दोनों तरफ वन टू वन लगेगा? क्या ऊपर वाले में दोनों तरफ वन टू वन लगाएंगे? यस, वन टू वन को बाई डायरेक्शनल बनाने के लिए वन टू वन ही करते हैं, लेकिन वन टू मेनी को बाई डायरेक्शनल बनाने के लिए एक तरफ वन टू मेनी करते हैं, एक तरफ मेनी टू वन करते हैं। ये भी समझ आया है ना? अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको अगले लेक्चर में और अच्छे से समझ में आएगी। मैं ये भी चाहूंगा, बताइएगा कैसे करूंगा मैं ये काम। मैं ये भी चाहूंगा कि अगर कोई वोटर डिलीट हो रहा है, यानी कोई वोटर हट रहा है, तो जो उसने वोट कास्ट करा है वो भी हट जाए, क्योंकि मैं ऐसे वोटर्स को एंटरटेन नहीं करना चाहूंगा जो वोटिंग के बाद हटा दिए गए। यस, इसके लिए मैं मेंटेन करूंगा कैस्केडिंग। किधर? वोट पे के वोटर पे। किधर से मेंटेन होगी कैस्केडिंग? वोट पे के वोटर पे। बिल्कुल सही, वोटर पे होगी, है ना? आप अगर अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स याद करो तो आपकी तरफ से जवाब वोट आना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको यह पढ़ाया था कि जो पेरेंट है रिलेशनशिप को ओन वो करता है और सारे कैस्केडिंग वो करता है। कहा था मैंने आपसे, है ना? लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में हल्का सा ट्विस्ट है। हमारे प्रोजेक्ट की ये रिक्वायरमेंट है कि हम ऑर्फन वोट नहीं रखेंगे ना। व्हाट डज दिस मीन कि हम ऑर्फन वोट नहीं रखेंगे? अगर मैं कैस्केडिंग वोट पे लगाता हूं तो आप मुझे बताइए, अगर कोई वोटर डिलीट होता है तो वोट में उसकी एंट्री रह जाएगी कि नहीं? बताइए, रह जाएगी ना? और अगर वोट की एंट्री रह गई तो फिर ये तो स्टेल वोट हो गया ना, गलत वोट हो गया ना, वोटर है नहीं और आप वोट मेंटेन कर रहे हो, मतलब एक तरह से उसका वोट निरस्त हो गया है, मैं ये मान रहा हूं। अगर किसी का वोट डिस्कार्ड हो गया है तो क्या वोट टेबल में उसकी एंट्री रहनी चाहिए कि हटनी चाहिए? नहीं आया राहुल को समझ? राहुल, मैं ये कह रहा हूं, वोट पड़ गए, है ना? समझना ध्यान से, ये आपकी वोट टेबल है, इसमें रिकॉर्ड आ गया है, ये आपकी वोटर टेबल है। क्या इस बात के चांसेस हैं किसी वोटर को इस प्रोसेस से डिलीट करा जाए, हटाया जाए? उसने गलत वोट डाला, या मान लीजिए बूथ कैप्चरिंग हुई, सम सॉर्ट ऑफ इलीगल एक्टिविटी, तो हम ये चाहेंगे कि अगर वोटर को हमारा प्रोसेस, हमारी एप्लीकेशन हटा रही है, तो इस वोटर ने जो वोट डाला है वो वोट भी हट जाएं। मतलब जब वोटर डिलीट हो तो सिर्फ वोटर डिलीट ना हो, क्या डिलीट हो जाए? कैंडिडेट भी डिलीट हो जाए? नहीं, कैंडिडेट डिलीट ना हो जाए पर इसके कास्टेड वोट डिलीट हो जाए, है ना? अब इस बारे में आपकी अलग अलग राय हो सकती है, या आप जिस इंटरव्यूअर के सामने ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट करोगे उसका अपना सोचना हो सकता है। वो ये भी बोल सकता है कि नहीं यार, मैं ये नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि अगर एक बार वोट पड़ गया तो भले ही वोटर डिलीट हो जाए, वोट रहना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं लोग। तो फिर आप कैस्केडिंग किधर शिफ्ट कर दोगे? तो फिर आप कैस्केडिंग शिफ्ट कर देना वोट की तरफ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आई आपको? इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि कैस्केडिंग किस तरफ जाएगी ये प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। पहले से नहीं कह सकते कि हमेशा कैस्केडिंग पेरेंट पे ही जाएगी कि हमेशा चाइल्ड पे जाएगी। ऑल्दो हमने स्प्रिंग बूट पढ़ते वक्त तो ये माना था कि अधिकतर केसेस में कैस्केडिंग ओनर पे जाती है ना? लेकिन इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अनुसार ये बोला जा रहा है कि अगर वोटर हटता है तो उसके कास्टेड वोट्स भी हट जाने चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब मैं वोटर पे लगाऊंगा कैस्केड। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ आई। हमने वोट को ओनर क्यों बनाया सर, एक बार ये बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूं, हमने वोट को ओनर क्यों बनाया। हमने वोट को ओनर इस सर पेरेंट चाइल्ड कैसे डिसाइड करते हैं बताता हूं राहुल। डेटाबेस लेवल पे कि जेपीए लेवल पे? डेटाबेस लेवल पे तो बहुत सिंपल है। डेटाबेस लेवल पे जहां पर तुम्हें लग रहा है आईडी रिपीट नहीं हो रही है वो प्राइमरी है, वो पेरेंट है। जहां आईडी रिपीट हो रही है वो अपने आप में यूनिक है, ओ सॉरी, वो अपने आप में चाइल्ड है। समझ आ रहा है?
तो अब आप मुझे बताओ कैंडिडेट टेबल में क्या कैंडिडेट की आईडी यूनिक होगी? बताओ यस और नो। हाँ होगी। क्या वोट टेबल में कैंडिडेट की आईडी यूनिक होगी? नहीं होगी। कैंडिडेट की आईडी कई बार आएगी क्योंकि उसको कई सारे वोट मिलेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है वोट टेबल चाइल्ड और कैंडिडेट पेरेंट होनी चाहिए एट द डेटाबेस लेवल, होनी चाहिए ना। वेरी गुड। अब सवाल आता है सर जेपीए पे अपन क्या करेंगे? तो जेपीए पे अपन ये करेंगे कि जो वोटिंग का प्रोसेस है वो कैंडिडेट हैंडल करेगा कि वोट हैंडल करेगा? मुझे लगता है वोट को हैंडल करना चाहिए। कैंडिडेट वोटिंग का प्रोसेस कैसे हैंडल कर सकता है? एम आई राइट? भाई वोटिंग का प्रोसेस तो ये इलेक्शन कमीशन है, आप ये मान लो। तो वोटिंग का प्रोसेस तो इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करेगा ना, है ना, कैंडिडेट तो नहीं कंट्रोल करेगा। एम आई राइट? है ना। आपके दिमाग में एक और डाउट आ सकता है, सर वोटर भी तो वोटिंग का प्रोसेस कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता है। वोटर सिर्फ वोट डाल सकता है, यस और नो, है ना। लेकिन वोट डालने की जो प्रक्रिया है, जो लॉजिक है, वो लॉजिक हम वोटर में लिखेंगे ना कि, सॉरी, वोट में लिखेंगे ना कि वोटर में। वोट में क्यों लिखेंगे उसका जवाब भी सुन लो। जब वोट पड़ेगा तो कैंडिडेट और वोटर दोनों की जानकारी चाहिए, चाहिए। क्या आपने वोटर टेबल में कैंडिडेट टेबल के साथ कोई रिलेशन बिठाया है? नहीं बिठाया है। क्या डेटाबेस लेवल पे इन दोनों में कोई रिलेशन बिठाने वाले हो? शायद नहीं बिठाने वाले हो। तो भाई फिर वोटर को कैसे मिलेगी कैंडिडेट की डिटेल? तो बेटर है ना वोट को पेरेंट बना दिया जाए। क्यों प्रदीप? नहीं आया प्रदीप समझ में? आया? क्योंकि ये तो पक्की बात है ना, ये तो पक्की बात है ना कि जो वोट टेबल है उसको कैंडिडेट आईडी की तो जरूरत है ना, है ना। तो अगर वोट टेबल को कैंडिडेट आईडी की जरूरत है और वोट टेबल के पास वोटर आईडी भी है, तो इसके पास तो दोनों जानकारियां है ना, किसने वोट डाला और किसको वोट डाला। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या यह बेहतर होगा कि हम वोट को पेरेंट और कैंडिडेट और वोटर को जेपीए लेवल पे इसकी चाइल्ड बनाएंगे, ऑल दो डेटाबेस लेवल पे ये दोनों पेरेंट हैं। बस ये समझ में आ गया तो प्रोजेक्ट समझ में आ गया आपको। अगर ये समझ में आ गया तो प्रोजेक्ट समझ में आ गया। फिर कुछ नहीं बचा, कोड ही लिखना बचा है, ठीक है ना। और रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कल को इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू घुमा देगा इसको। तो तैयार रहना इस बात को एग्री करने के लिए कि मुझे कैस्केडिंग शिफ्ट करनी पड़ेगी। किधर से किधर? अभी हम किधर रखेंगे कैस्केडिंग, है ना। अच्छा, अब कैंडिडेट पे कैस्केडिंग रखें कि नहीं रखें? अगर कोई कैंडिडेट हटता है तो उसका जो वोट वोट मिले हैं वो हट जाने चाहिए, नहीं हटने चाहिए। मतलब कैंडिडेट नहीं है तो भी हम उसको जिताएंगे, हटना चाहिए ना। मुझे तो लगता है हटना चाहिए। इसलिए अपन इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कैंडिडेट हटता है तो उसको जो वोट मिलेंगे वो भी हटाएंगे। इसका मतलब कैस्केडिंग दोनों एंड पे होगी। वोटर हटा तो उसके वोट्स हटेंगे, कैंडिडेट हटा तो कैंडिडेट को जो वोट्स मिलेंगे वो भी हटेगा। यस और नो? एग्री? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली शोमिल, इट कैन बी, इट कैन बी, आप कह सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इन 90% ऑफ केसेस सिचुएशन इज रिवर्स्ड। जो डेटाबेस लेवल पे पेरेंट है वो जेपीए पे आकर चाइल्ड हो जाता है। चाइल्ड ना बोलकर क्या बोलते हैं वहां पर, अच्छा वर्ड क्या है जेपीए में? इनवर्स। जेपीए पे वो इनवर्स हो जाता है और जो डेटाबेस लेवल पे चाइल्ड है वो जेपीए में पेरेंट हो जाता है। क्लियर है? नहीं होगी ना, क्यों प्रॉब्लम होगी? मतलब जब हम वोटर को डिलीट करेंगे तो हाइबरनेट करेगा ना हमारी, जब हम जहां कैस्केडिंग रखेंगे हाइबरनेट उस हिसाब से क्वेरी जनरेट करेगा। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, मतलब आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर वोट अगर पेरेंट है, जेपीए का पेरेंट बोल रहा हूं, और वोटर अगर जेपीए के लेवल पे चाइल्ड है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो सुनो, जेपीए इज नॉट इंटरेस्टेड कि पेरेंट क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता है। जेपीए में पेरेंट बनाने का जो प्राइमरी का कारण होता है वो ये होता है कि आप फॉरेन की कहां रख रहे हो। अब आप मुझे बताओ डेटाबेस लेवल पे फॉरेन की कहां मेंटेन हो रही है? वोटर में हो रही है कि वोट में हो रही है? वोट में हो रही है ना। अगर डेटाबेस लेवल पे फॉरेन की वोट में मेंटेन हो रही है
तो सीधे सीधे जेपीए में वो वैसे भी ओनर बनेगा या पेरेंट बनेगा, ये सिंपल सा रूल है। ठीक है ना। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है इशू के कैस्केडिंग तुम इसके हाथ में देना चाहते हो या कैस्केडिंग तुम इसके हाथ में देना चाहते हो। ये भी समझ आ रहा है। अगर कैस्केडिंग तुम इसके हाथ में देना चाहते हो तो कैस्केडिंग इधर एनेबल कर दो। कैस्केडिंग तुमको वोटर को देनी है, कैस्केडिंग वोटर पे एनेबल कर दो। बिल्कुल प्राइमरी की के हिसाब से डेटाबेस में पेरेंट डिसाइड होता है। आ रहा है समझ। एक बार कैस्केडिंग और बता दीजिए। कैस्केडिंग का सिंपल मतलब होता है कि जब हम कोई इंसर्ट, अपडेट या डिलीट ऑपरेशन फायर करें किसी एक ऑब्जेक्ट पे, तो क्या उसके एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट पे भी ये फायर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वोटर को डिलीट करूं तो क्या उस वोटर ने जो वोट कास्ट करें वो रिकॉर्ड्स हट जाने चाहिए। तो जवाब है हाँ, हम ये चाहेंगे कि वो रिकॉर्ड हट जाने चाहिए। क्योंकि आप सोचो, इस लेवल पे आपने वोट टेबल को चाइल्ड टेबल बनाया है, डेटाबेस लेवल पे बनाया है। अगर डेटाबेस लेवल पे वोट टेबल चाइल्ड टेबल है तो इसके पास फॉरेन की होगी। तो दिमाग लगाओ, अगर वोटर टेबल में से कोई रिकॉर्ड गया तो ओरेकल तो वैसे भी चिल्लाना चीखना शुरू कर देगी, या माइस्क्वेल तो वैसे भी शोर मचाएगी कि आप कैसे पेरेंट के अंदर से रिकॉर्ड हटाकर चाइल्ड में उसको रख रहे हो। एम आई राइट। आया समझ, क्लियर हुआ। वोट में से, हाँ वोट में से तो हटाना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल सही नमन। और कब हटाना पड़ेगा, जब वोटर डिलीट हो रहा है। यस और नो। जब वोटर डिलीट हो रहा है तो ये हटना चाहिए, है ना। तो फिर ये कैसे होगा कि वोटर डिलीट हो तो वोट में से रिकॉर्ड हट जाए। ये तभी मेंटेन होगा ना जब हम वोटर पे कैस्केडिंग एनेबल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कैंडिडेट डिलीट हो रहा है तब भी। क्लियर हुआ। ठीक है। अब आखिरी टेबल, इस बारे में फिर आपसे बात करूंगा अगले लेक्चर में। जब तक ये क्लियर नहीं होगा कोड लिखने का मतलब नहीं है, और कोड बहुत इजीली बन जाएगा अगर आपको रिलेशनशिप क्लियर हो गई। चलूं आगे। ठीक है। अब चौथी टेबल हमारे पास है इलेक्शन रिजल्ट। ठीक है। इलेक्शन रिजल्ट टेबल के अंदर हम क्या क्या रखने वाले हैं, आप गेस करो। ये इलेक्शन का रिजल्ट मेंटेन करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा। क्या इसके अंदर रिजल्ट की एक आईडी रखेंगे अपन। हाँ रखेंगे। हालांकि हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमारा प्रोजेक्ट एक बार में कितने इलेक्शंस करवा रहा है, एक ही करवा रहा है। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ यूनिकनेस अपन एक आईडी रखेंगे। ठीक है। उसके बाद इलेक्शन का नाम रहेगा। भाई स्टेट इलेक्शन है कि असेंबली इलेक्शन है कि लोकसभा चुनाव है, क्या है वो नाम हो जाएगा। एग्रीड, क्लियर। और क्या रहेगा इसके अंदर, सोचो। क्या इसके अंदर विनर की डिटेल रहनी चाहिए, इलेक्शन कौन जीता। वेरी गुड। तो कौन जीता मतलब कैंडिडेट की आईडी कि वोटर की आईडी। तो जवाब है जी कैंडिडेट की आईडी। और क्या रहना चाहिए, और रहना चाहिए टोटल वोट। मतलब मैं ये जानना चाहूंगा इस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, ये वो नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज। इस कैंडिडेट को कितने वोट मिले वो इसके पास है, रखा है ना आपने एक वोट काउंट। ये टोटल वोट बताएगा इलेक्शन में कितने वोट पड़े। तो फिर मैं ये बता पाऊंगा ये कितने वोट से जीता, अगर मुझे ये पता लग जाए इलेक्शन में कितने वोट पड़े। बोलिए, मतलब क्या डिफरेंस रहा, टोटल वोट इतने पड़े और इसको इतने मिले, तो परसेंटेज निकाल पाऊंगा इसका। टोटल मतलब सबके वोट, ये सुनने थी। टोटल मतलब सबके वोट। देखो इसका कुछ ऐसा है, वोटर आईडी 1 ने कैंडिडेट आईडी 1 को वोट दिया, वोटर आईडी 2 ने कैंडिडेट आईडी 1 को वोट दिया, वोटर आईडी 3 ने कैंडिडेट आईडी 2 को वोट दिया। तो उन्नति कितने वोट पड़े जी, टोटल 3 वोट पड़े। जीता कौन, कैंडिडेट 1 जीता, क्योंकि उसको 3 में से 2 वोट मिले। राइट। तो ये 3 किस में जाएगा, ये 3 इसमें जाएगा टोटल वोट। ये वो 3 है। गॉट इट। और इसको 2 वोट मिले कि 1 वोट मिला, वो हर कैंडिडेट के खुद के पास है वोट काउंट। आया समझ। अच्छा दूसरी बात, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरी बात, इसका क्या रिलेशन होगा कैंडिडेट से, कुछ होगा नहीं होगा। इलेक्शन रिजल्ट और कैंडिडेट 1 to 1। बिल्कुल सही रजत, 1 to 1 क्यों,
क्योंकि मैं फिर याद दिला रहा हूं, एक समय में एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट होगा तो उसका एक ही विनर होगा, दो विनर तो होंगे नहीं। एम आई राइट? है ना? अब यह एक स्पेशल केस और है, टाई हो सकता है ना? ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है एक चौथा वोटर हो, उसने वोटर आई कैंडिडेट आईडी 2 को वोट दिया हो, तो हमारा प्रोजेक्ट टाई होने पर नल दे देगा। ये हम करेंगे। बाकी आपकी चॉइस है, टाई होने पर दोनों को आप कंबाइंड विनर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट फिर आपको डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा। ये भी बात समझ आ रही है? आई होप मेरी बात क्लियर है। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फिर आप अपनी जरूरत के मुताबिक इन कंस्ट्रेंट्स को रिलैक्स कर सकते हैं या और स्ट्रिंजेंट कर सकते हैं। सही है? नहीं नमन, हाइबरनेट जनरेट कर रहा है तो यूयूआईडी की जरूरत ही नहीं है अपन को। हाइबरनेट से जनरेट करा रहे हैं ना अपन, जनरेशन स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। आप यूयूआईडी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है टेबल का स्ट्रक्चर? ठीक है, अगले लेक्चर में एक बार फिर से अपन टेबल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। आप लोग के कोई डाउट होंगे तो आप वो पूछिएगा। अगर आपको लगता है सर ऑल क्लियर, देन विल मूव ओवर टू कोडिंग। जी भरत, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, पूछिए आप क्या डाउट है, बोलिए। भरत बोलिए, माई कौन है आपका? आप लोग को आवाज आ रही है भरत की? मुझे नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। भरत ज्वाइन विद ऑडियो करिए। एक ऑप्शन होगा जूम में ज्वाइन विद ऑडियो, उसको क्लिक करिए। मैंने अनम्यूट करा हुआ है आपको, फिर कर देता हूं। मेरी तरफ से अनम्यूटेड है, आप बोलिए। ओके, लिख लिख के पूछ लीजिए, यू कैन टाइप योर क्वेरी। कंपनी में प्रोजेक्ट्स आगे, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर डिसाइड करता है। अब वो डिपेंड करता है कंपनी कैसी है। बिजनेस एनालिस्ट कुछ नहीं करता बेचारा, या तो आर्किटेक्ट डिसाइड करेगा या आप डिसाइड करेंगे एज अ डेवलपर। अगर बड़ी कंपनी है तो वहां आर्किटेक्ट्स होंगे, वो डिजाइन डिसीजंस लेंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। छोटी कंपनी है तो वे सब आपसे ही करवाएगी वो, आप ही डिजाइन डिसाइड करो, आप ही इम्प्लीमेंट करो। ठीक है? हाँ, ये तो है ही, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही है ये। नमन वो धीरे धीरे सही हो जाएगा, इसीलिए तो सिस्टम डिजाइन पढ़ो अच्छे से। अच्छे से सिस्टम डिजाइन पढ़ो, डेटाबेस डिजाइनिंग, सिस्टम डिजाइनिंग ये अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम। डेटाबेस जितना सॉलिड बनेगा ना फ्रंट एंड पे या स्प्रिंग के कोड में, उतनी कम दिक्कतें जाएंगी। जितना डेटाबेस हमारा कमजोर होगा, जितनी हमें एसक्यूएल समझने में दिक्कत होगी, उतनी प्रॉब्लम हमें स्प्रिंग में या किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखने में जाएगी। ये सच है, स्प्रिंग में एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती, लेकिन हमें तो नॉलेज होनी चाहिए ना, टेबल में क्या जा रहा है, डेटा कैसे जा रहा है, दो टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये नहीं होगा तो हम कभी ढंग का प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, और नहीं तो एक्सेप्शन एक्सेप्शन देगा बीच में। इसीलिए तो मैं टेबल में इतनी बातें कर रहा हूं आप लोगों से। और सबसे मजेदार बात, इतनी बात करने के बाद भी हमें माइस्क्वेल में जाकर एक लाइन का क्रिएट टेबल कमांड नहीं लिखना है। ये भी समझ रहे हैं? सब कुछ जेपीए करेगा, अपन तो बस समझ रहे हैं कि हाँ हम उससे ऐसा ऐसा करवाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो मिलते हैं परसों।